हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कार्सिनोमा ऑफ द इसियोफेगस। कार्सिनोमा मतलब कैंसर। इसियोफेगस में मेनली दो तरह का कैंसर देखने को मिलता है। एक है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और दूसरा है एडिनो कार्सिनोमा। पहले चलिए दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए इधर एडिनो कार्सिनोमा है, इधर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। जो एडिनो कार्सिनोमा है वो लोअर वन थर्ड में देखने को मिलता है। लोअर वन थर्ड कहने का क्या मतलब है? जो इसियोफेगस स्टोमक की तरफ रहता है उसका वन थर्ड पार्ट मेनली उसमें एडिनोकार्सिनोमा होता है। यह मोस्ट कॉमन होता है यूएसए में। अब ये होता क्यों है? तो जैसा कि आपको जब वारित इसियोफेगस बता रहे थे तो उसमें बताया था कि गर्द में क्या होता है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, जिसके कारण वो एसिड बार बार जाता है लोअर इसियोफेगस के पास। वहाँ पर क्या करता है, वो मेटाप्लेसिया करता है। मेटाप्लेसिया बाद में जाके क्या हो जाता है, एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो कह सकते हैं प्रोलॉन्ग गर्द के कारण ये होता है। ठीक है। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ये अपर और मिडिल वन थर्ड में होता है, जो मोस्ट कॉमन इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है। अब जब रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर बात करते हैं। टोबैको, अल्कोहल कंजप्शन, हॉट बेवरेज और फूड, लॉन्ग स्टैंडिंग इसियोफेगाइटिस, एकलेसिया, प्लमन विजन सिंड्रोम। प्लमन विजन सिंड्रोम को आगे बताऊंगी कि ये क्या होता है, तब तक ये समझिए प्लमर विजन सिंड्रोम के कारण भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, जिसको दूसरा नाम है पेटरसन केली सिंड्रोम। इंजेक्शन ऑफ नाइट्रेट्स इन डाइट, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, राइबोफ्लाविन, जिंक, मोरिबेदनम, थायरोलाइसिस ईट पल्मारिस के कारण भी होता है, जिसमें हाइपर केराटोटोसिस और पीटिंग देखने को मिलता है पाल्म एंड सोल में। लॉन्ग स्टैंडिंग सीलियक डिजीज में ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। अदर कंडीशन में एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, एपिडर्मोसिस बुलोसा, जेनेटिक अल्सरेशन में एम्प्लीफिकेशन ऑफ साइक्लिन D1, CM/C, इपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर EGFR। ये मेनली जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है ना, ये अपर और मिडिल वन थर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है। अगर कोई पूछे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है एसियोफेगल कैंसर का, तो वो होगा एंडोस्कोपी और बायोप्सी। अब प्लम्बर विनीसन सिंड्रोम का ट्रायड देखने को मिलता है। एक तो आयरन डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, दूसरा एसियोफेगस वेव देखने को मिलेगा, तीसरा ग्लूटाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं मोस्ट ऑफ द कैंसर जो होता है ना, वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है और मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न का होता है। इसमें क्या क्या होंगे? तो इसमें मेनली हम देखने को मिलेंगे ये इसियोफाइटिक प्रोट्रूडिंग लेसन ऑफ द ल्यूमेन, मतलब 60% इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इक्जोफाइटिक प्रोट्रूडिंग लेसन बाहर निकला रहेगा। फ्लैट डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ देखने को मिलता है। अल्सरेटिव रेशन 25% देखने को मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इसियोफेगल कैंसर पूरी दुनिया में क्या है, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अगर पूछे मोस्ट कॉमन कैंसर इन वेस्टर्न कंट्री, तो हो जाएगा एडिनो कार्सिनोमा। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो मिडिल वन थर्ड। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन साइट फॉर इसियोफेगस ओवरऑल, इसियोफेगल कैंसर ओवरऑल, तो वो भी मिडिल थर्ड होगा। और अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन साइट फॉर एडिनोकार्सिनोमा, तो लोअर वन थर्ड। ठीक है। जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है ना, वो मोर कॉमन देखने को मिलता है जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो रहता है। एडिनोकार्सिनोमा मोर कॉमन होता है हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। ठीक है। अगर दोनों का डिफ्रेंशिएशन करें रिस्क फैक्टर का, तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इधर मान लीजिए स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, इधर एडिनोकार्सिनोमा है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो होता है, वो जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिनमें जिंकर डाइवर्टिकुला देखने को मिलता है, एकलेसिया कार्डिया देखने को मिलेगा, इनटेक ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रोसामाइन देखने को मिलेगा, फंगल टॉक्सिन देखने को मिलेगा। और एडिनोकार्सिनोमा जिनमें गर्द है, हाई फैट डाइट है, स्क्लेरोडर्मा
स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा मतलब क्या होता है, इसमें जो इसे फागल का मोटिलिटी होता है ना, उसमें डिफ़िकल्टी होता है, स्मूथ मसल में एट्रोफी हो जाता है, जो मेनली गर्द के केस में देखने को मिलता है, और बैरेट इसोफेगस होता है, ठीक है, जिसके कारण ये एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिलता है। जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है ना, वो HPV इन्फेक्शन के कारण भी होता है, प्लमर विजन सिंड्रोम के कारण भी होता है, हॉट लिक्विड इंजेक्शन के कारण भी होता है, टाइलोसिस पाल्मारिस प्लांटेलारिस के कारण भी होता है, और डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स जैसे कि मोलिब्डेनम, जिंक और विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और जिन लोगों में बुलिमिया नर्वोसा है, उनमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो कार्सिनोमा है ना, वो मेनली 6th डिके में देखने को मिलेगा। कब? 6th डिके में। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस कौन सा है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो हो जाएगा लीवर। अगर हम केमोथेरेपी रेगिमेंट देखें, जिसमें सेम होता है जो ये इसोफेगस कार्सिनोमा और स्टोमक कार्सिनोमा में सेम केमोथेरेपी दिया जाता है, वो है इपिरुबिसिन, सिस्प्लास्टिन और 5-फ्लोरोयूरासिल। क्लिनिकल फीचर्स में मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ, दोनों में से कोई ऐसे नहीं कि पार्टिकुलर के लिए बता रही हूँ। मोस्ट कॉमन अगर क्लिनिकल फीचर्स देखें तो मोस्ट कॉमन डिस्फेगिया होता है सिम्टम, वेट लॉस उसके बाद होता है सबसे पहले डिस्फेगिया, निगलने में प्रॉब्लम, प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया माने ये डिस्फेगिया धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, स्टार्टिंग में सॉलिड में प्रॉब्लम होगी, फिर सेमी सॉलिड और फिर लिक्विड लेने में भी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट जिसको मैलिग्नेंट ट्रैकियो ये इसोफेगल फिस्टुला है, तो उसको चोकिंग, कफिंग, साइनोसिस और डिस्निया देखने को मिलेगा। इसमें जो हमारा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ना, उसमें भी इन्वेशन होता है, जिसके कारण हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन किसका करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, तो बेरियम सेलो के द्वारा। जब बेरियम सेलो करवाएंगे तो उससे जो हमारा इसोफेगस होगा ना, वो एप्पल कोर अपीयरेंस जैसा दिखेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा है, तो एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टेजिंग कौन सा है, तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एडवांस मेलिग्नेंसी और लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा है, CECT। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डिस्टेंट मेटास्टेटिस क्या है, तो पेट स्कैन, ठीक है। अब चलिए TMG का क्लासिफिकेशन करते हैं कार्सिनोमा इसोफेगस के अनुसार। तो इसका कौन कौन सा ये होता है, तो अगर टी मतलब ट्यूमर में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले जो T1 है वो डिवाइड हुआ है T1A T1B में। जो T1 जो है जो पहले T1 जो है वो कार्सिनोमा इन सितु होता है, हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया देखने को मिलता है। तो T1A में ट्यूमर जो है इन्वेड करेगा लैमिना प्रोपिला और मस्कुलरिस मुकोसा को। T1B में ट्यूमर इन्वेड करेगा सब मुकेसा को, इसको सब मुकोसा को, ठीक है। T2 में जो है ट्यूमर इन्वेड करता है मस्कुलरिस प्रोपिया को। T3 में इन्वेड करता है एडवेंटिया को। ये T4 टू टाइप में डिवाइड होता है, T4A T4B। T4A जो है वो ट्यूमर इन्वेड करता है पैड से, याद कीजिए, P से प्लोरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, A से एजाइगस वेन, D से डायफ्राम। T4B ट्यूमर जो इन्वेड करता है वो वैट से, याद रखिए, क्या से, VAT वैट, V से वर्टिब्रल बॉडी, A से अरोटा, T से ट्रैकिया। चलिए T हो गया। अब N होता है नोड के लिए, तो इसमें N1 N2 N3। N1 में जो होता है ना, वो लिम्फ नोड का जो रीजन है 1 और 1 से 2 रीजन मेनली इन्वॉल्व होता है, जिसमें मेटास्टेटिस देखने को मिलता है। N2 में मेटास्टेटिस मेनली 3 से 6 रीजनल लिम्फ नोड में देखने को मिलता है, और N3 में मेटास्टेटिस मेनली 7 और उससे ज़्यादा रीजनल लिम्फ नोड में देखने को मिलता है। M मतलब क्या होता है, मेटास्टेटिस। M0 मतलब कि कोई मेटास्टेटिस नहीं होगा। M1 मतलब कि डिस्टेंट मेटास्टेटिस है। अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे इसका, तो
तो ट्रीटमेंट में जो इशियोफैक्टोमी करेंगे 10 सेंटीमीटर मार्जिन का। डिफिनिट केमो रेडिएशन में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मतलब कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विकल इशियोफेगस और इशियोफेगल कैंसर में हम मेनली डिफिनिट केमो रेडियोथेरेपी करते हैं। मार्जिन टेकन ड्यूरिंग सर्जरी, इसमें जो जीआई मैलिग्नेंसी है ना वो मेनली रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। 5 सेंटीमीटर इसमें मार्जिन लिया जाता है। एक्सेप्ट इशियोफेगल 10 सेंटीमीटर मार्जिन लिया जाता है इसमें, और डिस्टेंट रेक्टम में 2 सेंटीमीटर मार्जिन लिया जाता है। बाकी जितने भी जीआई मैलिग्नेंसी है उसमें 5 सेंटीमीटर का मार्जिन लिया जाता है। अगर जब वाइड लोकल इंसिजन करेंगे तो जितना भी है उसमें 2 सेंटीमीटर मार्जिन लेंगे, जैसे कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेरेज सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। ये जो वाइड लोकल एक्सीजन है ब्रेस्ट कन्वर्जेशन सर्जरी में उसमें 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेते हैं। चलिए अब ये जो इशियोफैक्टोमी करेंगे इसके भी 3 टाइप देखने को मिलते हैं। जो पहला टाइप है उसको कहते हैं इवोर लुइस ऑपरेशन। जो दूसरा टाइप है उसका नाम है ओरिंगल ट्रांस हियाटल इशियोफैक्टोमी। जो तीसरा है उसको कहते हैं मैकियोन इन ब्लॉक इशियोफैक्टोमी। जो सबसे पहले है इवोर लुइस ऑपरेशन, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, लेप्रोटोमी किया जाता है, उसके साथ साथ थोरैक्टोमी भी किया जाता है। स्टेप 2 में इंट्राथोरैसिक इशियोफेगल गैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि इशियोफेगस और गैस्ट्रिक का ये एनास्टोमोसिस दो को जोड़ते हैं ना, उसको एस्टोमोसिस कहते हैं, तो वो किया जाता है। ओरिजिनल ट्रांस हियाटल इशियोफैक्टोमी, इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले हम लेप्रोटोमी करते हैं, उसके साथ साथ डायसेक्शन करते हैं हियाटस के चारों तरफ। अब ये क्या होता है, अब ये इंटर होता है थोरैक्स के थ्रू। उसके बाद हम इशियोफेगस और थोरैक्स को डायसेक्शन करते हैं। डायसेक्शन करने के बाद नेक का इंसिजन किया जाता है और इशियोफेगल के सर्विकल पार्ट को डायसेक्ट करते हैं। उसके बाद हम रईल्स ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद इशियोफेगस जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब जो स्टोमक है और जो इशियोफेगस बाकी बचा है उसको पुल करते हैं और किधर कर देते हैं, पुल करते हैं, और उसके बाद एब्डोमेन को एक्सीट करते हैं। स्टोमक को भी पुल करते हैं उसके बाद सर्विकल रीजन में, और इस तरह से इशियोफेगल और गैस्ट्रिक का क्या किया जाता है, एनास्टोमोसिस किया जाता है। ठीक है, इसमें हाई रिस्क ऑफ एनास्टोमोसिस रिस्क होता है, लेकिन मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी लो रहता है इस रिस्क के कारण। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है, तो इसको याद रखिएगा कौन, ओरिजिनल ट्रांस हियाटल इशियोफैक्टोमी। तीसरा जो है उसको कहते हैं मैकियोन इन ब्लॉक इशियोफैक्टोमी। इसमें थोरैक्टोमी करते हैं, डायरेक्ट डायसेशन करते हैं इशियोफेगस का, लेप्रोटोमी करते हैं, उसके बाद सर्विकल रीजन पे इंसिजन करते हैं। एडवांटेज क्या है, तो इसमें लो रिकरेंस रेट है। डिसएडवांटेज क्या है, तो इंक्रीज करता है रिस्क परमोलिक कॉम्प्लिकेशंस का ड्यू टू थोरैक्टोमी। इसमें मोस्ट कॉमन डेथ क्या होता है, निमोनिया। रिप्लेसमेंट कंडक्ट आफ्टर इशियोफैक्टोमी। अब क्या क्या कंडक्ट होता है इशियोफैक्टोमी का, तो जो बेस्ट कंडक्ट है वो होता है इस स्टोमक का, उसके बाद लेफ्ट कोलॉन, उसके बाद जीजियम का। स्टोमक का जो है ना वो बेस्ड होता है राइट गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी का। लेफ्ट कोलॉन मेनली बेस्ड होता है लेफ्ट क्लोनिक आर्टरी से, और जीजनम बेस्ड होता है जीजनल आर्टरी से। ये जो कंडक्ट ऑफ चॉइस आफ्टर इशियोफैक्टोमी है वो मेनली उसके कारण कौन कौन से वेनाइन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, तो कोरोसिव इंजरी और एसिड पेप्टिक डिजीज जो कोलॉन के लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, लेफ्ट कोलॉन में। रूट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इशियोफेगल क्या है, तो पोस्टीरियर मीडियास्टेनम रूट जो शॉर्टेस्ट रूट है और मोस्ट प्रीफर्ड रूट है। ठीक है, शॉर्टेस्ट और मोस्ट प्रीफर्ड रूट कौन सा है, तो पोस्टीरियर मीडियास्टेनम रूट। अब ट्रीटमेंट कौन सा किया जाता है, तो मैलिग्नेंट
ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टूला, अभी ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टूला लास्ट में समझा दूंगी। उसमें मिले सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटेलिक स्टेन SEMS करते हैं। अब प्रोग्नोसिस क्या होगा, तो प्रोग्नोसिस जो फैक्टर है ना वो डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ इन्वेजन, कितना गहराई में गया है इसोफेगस, नंबर ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, कितना लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है, लोकेशन ऑफ ट्यूमर। अगर कोई पूछे बेहतर प्रोग्नोसिस कौन सा होता है, तो लोकेशन ऑफ ट्यूमर ये सर्विकल में होता है या GE जंक्शन में होता है। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोसिस पूछे तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिस्क फैक्टर फॉर एडिनोकार्सिनोमा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले ही बता देते हैं, बैरेट इसोफेगस है जो प्रोलॉन्ग गर्द के कारण होता है। दूसरा टोबैको एक्सपोजर है। तीसरा ओबेसिटी है। इसमें मेनली जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलता है। किसका, तो ओवर एक्सप्रेशन होता है P53 का, एम्प्लीफिकेशन किया जाता है CERB B2 का, और न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन होता है बीटा कैटेनिन का, जो बायोमार्कर कहलाता है डिजीज प्रोग्रेशन का। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो म्यूसिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंडुलर ट्यूमर है, जो एग्जिबिट करता है इंटेस्टाइनल टाइप फीचर्स का। ठीक है, मल्टीपल फोकी जो होगा डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम होगा। क्लिनिकल फीचर्स, इसमें मेनली प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, तो सॉलिड ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू लिक्विड, वेट लॉस, चेस्ट पेन, वोमिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अगर जो कैंसर है वो अपर 1/3 में हो तो उसको में मेटास्टैटिस कहाँ होता है, तो सर्विकल लिम्फ नोड में होता है। अगर मिडिल 1/3 में हो तो मेटास्टैटिस मेनली पाराट्रैकियल, मीडियास्टेनम या ट्रैकियो ब्रैकियल लिम्फ नोड में होता है। अगर मेटास्टैटिस लोअर 1/3 में हो तो गैस्ट्रिक और सिलियक लिम्फ नोड देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर जो ये मोस्ट कॉमन दिया हुआ है, पहले भी बता दिए फिर भी देखते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेगल कैंसर इन इंडिया कौन सा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन इसोफेगल कैंसर कहाँ पे होता है मोस्ट कॉमन टाइप का, तो वो भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पूरे दुनिया में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेगल कैंसर मिडिल 1/3 कौन सा होता है, अपर और मिडिल का बात करें तो वो स्क्वामस होगा, और लोअर का बात करें तो एडिनोकार्सिनोमा होगा। ठीक है, एक और जो इसमें कैंसर पढ़ना है उसको कहते हैं लियोमायोमा। ये मेनली मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है। कौन सा, बेनाइन ट्यूमर है। इसका जो ग्रेटर देन 90% जो लोकेशन होता है लोअर 2/3 ऑफ द इसोफेगस में देखने को मिलता है, और ये मेल में ज़्यादा कॉमन है। और कौन से एज में, तब 4 to 5 डिकेड वाले लोगों में ज़्यादा देखा गया है। कॉमन फीचर्स में एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन सिम्टम में क्या होंगे, तो डिस्फेगिया और चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो वही बेरियम सोलो। इसमें बेरियम सोलो में स्मूथ पुल्ड और फीलिंग डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट पे हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इन न्यूक्लिएशन है। ठीक है, प्लम्बर विंजन सिंड्रोम। प्लम्बर विंजन सिंड्रोम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम पैटरसन ब्रॉन केली सिंड्रोम भी है, जो मैंने अभी ऊपर कहा था कि एक्सप्लेन करेंगे, या सिड्रोपेनिक डिस्फेगिया भी है। ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, और ये मेनली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ओरल कैविटी, हाइपोफैरिंग्स और इसोफेगस में बढ़ाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखें तो डिस्फेगिया देखने को मिलेगा अपर इसोफेगल वेब में, क्रोनिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलेगा, एट्रोपिक ओरल मुकोसा देखने को मिलेगा, क्वाइलोनिकिया देखने को मिलेगा, स्प्लेनोमीगेली और एक्लोरीहाइड्रिया देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अगला है उसको हम कहते हैं डिस्फेगिया लूसोरिया। क्या कहते हैं, डिस्फेगिया लूसोरिया। ठीक है, ये मेनली कैरेक्टराइज कब होता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सॉलो करने में प्रॉब्लम है। नाम से देखिए डिस्फेगिया, निगलने में प्रॉब्लम है। और ये कैसा एबनॉर्मलिटीज है, तो कंजेनाइटल वेस्कुलर एनोमेलीज है। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन एनोमेलीज क्या है, तो एबरेंट राइट
सब क्लेवियन आर्टरी जो एराइज होता है असेंडिंग अरोटा से, ये जो ट्रेवल करेगा एसोफेगस के पीछे से और सप्लाई करेगा राइट अपर एक्सट्रीमिटीज को। इसी में पोस्टीरियर में कंप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होता है। और भी अदर एनोमेलीज में कौन कौन सा आ जाएगा, तो एनोमेलीज इन राइट और एरोटिक आर्क विथ लेफ्ट लिगमेंटम आल्ट्रियोसम परमोली आल्ट्री स्लिंग। क्लिनिकल फीचर्स तो परमोली आल्ट्री स्लिंग और वेस्कुलर रिंग देखने को मिलता है डिस्फेगिया में। ट्रैकिया का कंप्रेशन होता है, जिसमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डिस्निया देखेंगे। डायग्नोसिस तो वही बेरियम सोलो करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। ट्रीटमेंट में वेस्कुलर रिंग का भी ट्रीटमेंट होगा और पल्मोली एरोटिक स्लिंग का भी ट्रीटमेंट होगा। तो कैसे, तो हम इसको रिपेयर करते हैं। अब एक आपको रिंग के बारे में बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसका नाम है क्या नाम है, अस्कास्की रिंग। ये मेनली करेक्टराइज होता है, इसमें कंसेंट्रिक सिमेट्रिक नैरोइंग देखने को मिलेगा, जो मेनली रिस्ट्रिक्ट करेगा लोअर इसोफेगस को। ये कंपोज होता है म्यूकोसा और सब मुकोसा को। और कहाँ पे ये लोकेटेड होता है, स्क्वामो कोल्यूमनल म्यूकोसल जी जंक्शन पे होता है। ठीक है। अब क्लिनिकल में मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा है, तो डिस्फेगिया है, जिसमें हम सॉलिड फूड खाने में ही सिर्फ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एपिसोडिक एफेगिया देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में बेलियम सोलो है। ठीक है। इसका 3 रिंग देखने को मिलता है इसमें। जब इसका पिक्चर रेडियोग्राफी पिक्चर देखेंगे ना, तो ये एसोफेगस है, इस तरह का मेनली देखने को मिलता है ये। ठीक है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए में मेनली कुछ सेंटीमीटर एभव जी जंक्शन देखने को मिलेगा। टाइप बी को हम कहते हैं ये अस्टास्की रिंग, जो मेनली जी जंक्शन पे देखने को मिलता है। और टाइप सी डिजिटल टू जी जंक्शन पे देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिम्टोमेटिक जो पेशेंट होता है उसमें इसोफेगल डायलेशन किया जाता है। इसमें सर्जिकल एक्सीजन भी रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टिचर का फॉर्मेशन हो गया होता है। अगला जो इसमें है वो है इसोफेगल परफोरेशन। मोस्ट कॉमन परफोरेशन का कारण क्या होता है, तो याट्रोजेनिक ड्यूरिंग इंडोस्कोपी जब करते हैं तो वो इधर उधर क्या होता है, छेद हो जाता है। मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ क्रिकोफेरिंजियल। नोट करने की बात है कि लॉन्गिट्यूडिनल टीयर होगा स्टोमक में, तो उसको हम कहेंगे ये मेलेरी विस सिंड्रोम। और अगर लॉन्गिट्यूडिनल टीयर एसोफेगस में होगा तो इसको बोयल हावे सिंड्रोम कहेंगे। ये याद रखिएगा। क्या, लॉन्गिट्यूडिनल टीयर अगर स्टोमक में हुआ तो इसको मेलोरी विस सिंड्रोम। अगर लॉन्गिट्यूडिनल ये जो टीयर है एसोफेगस में हुआ तो वो हावे सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक और जो बचा हुआ है फिस्टूला, जिसको कहते हैं लास्ट में पढ़ाएंगे, वो भी एक बार देख लेते हैं। फिस्टूला होता क्या है, तो इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन होता है 2 एपिथेलियम सरफेस पे। इसमें क्या होता है, 2 ट्यूब में क्या करते हैं, 2 ट्यूब या स्किन में क्या करते हैं, मेनली कनेक्शन करते हैं। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रैकियो इसोफेगियल फिस्टूला। आप जब इसका एम्ब्रायोलॉजी देखे होंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसोफेगस और ट्रैकिया इस तरह से एक दूसरे से अटैच रहता है, वो बाद में जाके सेपरेट हो जाता है। मोस्ट कॉमन वेरिएंट कौन सा है, तो अपर इंड ऑफ इसोफेगल, जिसमें ब्लाइंड पाउच में होता है। लोअर इंड ऑफ इसोफेगस मेनली जो लोअर इंड ऑफ इसोफेगस जो कम्युनिकेट करता है ट्रैकिया से जस्ट अबव द बाइफुर्केशन, वहाँ पर देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर तो पॉलीहाइड्रोएमियोन्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। और ये सस्पेक्ट किस में होता है, ओसा न्यूबॉर्न जो सोलो मिल्क नहीं कर सकता, मतलब कि माँ दूध पिला रही है लेकिन बच्चा पीना नहीं चाह रहा है, या जो जिसमें एनजी ट्यूब पास नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये इसोफेगस का सारा समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे स्टोमक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।